गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आप सभी जानते हैं आज है 10 जुलाई और यहाँ पे इम्पोर्टेंट न्यूज़ को या इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, और एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ये जो है ना पीडीएफ आप देख रहे हैं, अगर आप उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे आपका यूपीएससी एग्जाम हो, सभी एग्जाम में करंट अफेयर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो आप लोग जो है ना इसको देखेंगे और ये आपके लिए है। अगर आपको डर लगता है कि पेपर कैसे पढ़ना होता है, पेपर में कौन सा पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं है, ये सब टेक्निक आप यहाँ पर सीख जाइएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा जो है ना मेंस प्रोग्राम चल रहा है, तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपके मन में हिचकिचाहट है, डर है, संकोच है या आप सोच रहे हैं तो आप यहाँ पे विचार कर सकते हैं। आइए मुद्दे पे डायरेक्ट। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी है ना, वो विदेश दौरे पे है। ब्रिक्स समिट हो रहा है, G7 समिट हो रहा है, तो वहां पे जा रहे हैं वो। क्लियर है? तो यहाँ पे जब पूरा आर्टिकल पढ़िएगा ना, तो जो नाम्बिया कंट्री है, जो अफ्रीकन यूनियन की कंट्री है नाम्बिया, उनका जो सर्वोच्च अवार्ड होता है, नागरिक अवार्ड, वो जो है ना हमारे प्रधानमंत्री जी को दिया गया है। इस अवार्ड का नाम याद रखिएगा। इस अवार्ड का नाम है ऑर्डर ऑफ द मोस्ट मिराबिलस। ठीक है, नाम्बिया का है। हाल ही में किस कंट्री ने प्रोवाइड किया है ये अवार्ड? हमारे प्रधानमंत्री जी को। इस अवार्ड को याद रखिएगा। नाम्बिया वही कंट्री है, आपको पता ना नाम्बिया न्यूज में क्यों था? नाम्बिया वही कंट्री है जहां से हम लोग चीता को अपने कुन्नू नेशनल पार्क में क्या कर रहे हैं? रिहैबिटेट कर रहे हैं, फिर से पुनर्जीवित करवा रहे हैं वहां पे। क्लियर है? ये फैक्ट को भी याद रखिएगा। दो जगह से हम लोग लाए हैं चीता को, एक नाम्बिया और एक है दक्षिण अफ्रीका। ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे नीति आयोग के बारे में चर्चा किया गया है। अभी जो वेस्ट बंगाल की जो वहाँ की मुख्यमंत्री, उन्होंने आपत्ति जताया है नीति आयोग पे कि जो अब बंगाल का जो एरिया है उसको आप बिहार में दिखा रहे हैं, तो ये जो है ना राज्य का जो सम्मान है आप नहीं कर रहे हैं। तो इसको लेकर यहाँ पे लेटर वगैरह चला। खैर यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछता है आपका नीति आयोग से। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है नीति आयोग से। दो तीन फैक्ट पूछेगा आपसे। पहला तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? होते हैं पीएम। इसका उपाध्यक्ष का नाम याद रखिएगा, सुमन बेरी, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके सीईओ का नाम याद रखिएगा, वो क्वेश्चन पूछ देता है। आपसे पूछेगा कि नीति आयोग बना कैसे? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नहीं, इसको इसको जो है ना कैबिनेट का प्रस्ताव से इसको जो है पारित किया गया 1 जनवरी 2015। ये जो है ना एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है। नीति आयोग और योजना आयोग में क्या डिफरेंस है, ये मेंस में क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे। अभी बिहार में इलेक्शन होना है अक्टूबर में, ठीक है? तो वहां पे जो है गवर्नमेंट है, वर्तमान जो गवर्नमेंट है, नीतीश गवर्नमेंट, वो जो है ना महिला हितैषी काम करती है, महिला के फेवर में बहुत अच्छा काम करते हैं वो। ठीक है, मेंस में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बिहार में महिलाओं को लेकर काफी चैलेंजेस है, चुनौतियां का सामना करना पड़ता है। सरकार ने इन चुनौतियों को निपटने के लिए या बालिकाओं को सशक्त करने के लिए कौन सा स्कीम अभी हाल में लॉन्च किया? तो आपको बता देना है। यहाँ पे जब सॉल्यूशन पूछा जाएगा तो आप यहाँ पे 35% रिजर्वेशन के बारे में बात करेंगे कि 35% जो रिजर्वेशन है वो ना केवल बिहार की महिलाओं के लिए बल्कि दूसरे राज्यों के भी महिलाओं के लिए था पहले, लेकिन वर्तमान में सिर्फ बिहार के जो मूल निवासी हैं उनके लिए आरक्षण किया गया है, ताकि वहां की महिलाओं को एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सके, महिलाओं को बेहतर जॉब मिल सके, उनको जॉब सिक्योरिटी मिल सके, वो सशक्त हो सके। क्योंकि महिलाएं अगर फाइनेंशियल अगर मजबूत होगी ना, तो उनका जो निर्णय लेने का जो प्रक्रिया है या अपॉर्चुनिटी होता है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। आप सपोज कीजिए आपके घर में आपकी दीदी या बहन वो जॉब में है, वो फाइनेंशियल जो है सशक्त है, एम्पावर है, तो उनसे जो है ना लोग डिसीजन लेने लगेंगे, उनसे जो है ना सजेशन मांगेंगे, है ना? ऐसा आपने अपने घर में देखा होगा। सेम चीज हमारे बिहार में भी है। ये हो गया। दूसरा क्या है कि मुख्यमंत्री जी ने जो है यहाँ पे साइकिल बांटने से लेकर नौकरी देने तक का जो यहाँ पे स्कीम महिलाओं के लिए लॉन्च किया है। दो हो गया। थर्ड आप यहाँ पर देख लीजिए, ये दो हो गया यहाँ पे। हाँ, जैसे कि आपने देखा कि पंचायती राज सिस्टम में 50% का रिजर्वेशन महिलाओं का है। ये सब जो है ना महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए सरकार ने ये स्कीम लॉन्च किया बिहार में। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। और आपको बता दें अभी इलेक्शन है ना, तो विपक्ष वाला बोल रहा है कि अगर हम सरकार में आते हैं, अगर हम सत्ता में आते हैं, तो बिहार का जो भी जॉब है वहां पे जो है अधिवास नीति जिसको बोलते हैं ना, आवासीय नीति को लागू कर देंगे। मतलब
जो भी गवर्नमेंट जॉब रहेगा उसमें बिहार के जो निवासी है उनको प्रायोरिटी दिया जाएगा, ध्यान रखेंगे। अब ये है यहाँ पे नापाक मंसूबे। कुल मिलाकर यहाँ पे लिखा गया है आतंकवाद के बारे में ये आर्टिकल है, ठीक है? मेंस में क्वेश्चन पूछेगा कि इंटरनेट ने जो है ना, हम इंसानों के कामों को आसान कर दिया है, सहज कर दिया है, लेकिन कुछ चुनौती भी उत्पन्न किया है, उस चुनौती के बारे में प्रकाश डालें। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा आपसे पूछेगा कि सरकार जो है ना, आतंकवाद से निपटने के लिए भरसक प्रयास कर रही है, फिर भी आए दिन ये घटनाएँ देखने को मिलता है। इसके पीछे क्या वजह है, आप उस पे प्रकाश डालें। तो ये 2 प्रश्न है ना, उसका जवाब यहाँ पे आर्टिकल में लिखा हुआ है। यहाँ पे ये है कि आतंकवाद जो घटनाओं को जो संपादित कर रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं ना, वो लोग क्या कर रहे हैं, जो ट्रेडिशनल मेथड था, उसको छोड़ दे रहे हैं, अब आधुनिक मेथड को अपना रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए ये लोग बम बनाने के लिए क्या करता है ना, ऑनलाइन ऑर्डर करता है। कल का आर्टिकल में हमने देखा था, एफएटीएफ के बारे में चर्चा किया गया था कि एफएटीएफ जो संस्था है, उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि जो आतंकवादी लोग हैं, वो लोग ऑनलाइन सामग्री खरीद रहे हैं, वहीं से लोग पेमेंट भी रिसीव कर रहे हैं। ये तो एक चीज़ हो गया। इससे क्या हो रहा है, जो हमारी जो जाँच एजेंसियाँ हैं, जो रिस्पॉन्सिबल जो एजेंसियाँ हैं, उनके लिए चैलेंजेस होता जा रहा है। दूसरा क्या है, जैसे कि आपने देखा कि जो 3D मटेरियल होता है, 3D प्रिंट वाला मटेरियल, उसको ये लोग ऑनलाइन मँगा रहे हैं, उपकरण को मँगा रहे हैं, हथियार को मँगा रहा है आतंकवादी लोग, ठीक है? ये पहला चैलेंजेस है। दूसरा क्या है, इंटरनेट। इंटरनेट ने हमें जो है ना, ऑनलाइन खरीदारी करने के लिए क्या किया है, सहूलियत दिया है, लेकिन आतंकवादी लोग भी खरीदारी कर रहे हैं बम बनाने की सामग्री को लेकर। यही सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहाँ पे पाकिस्तान के बारे में चर्चा किया गया है कि पाकिस्तान जो है ना, विक्टिम कार्ड बहुत खेलता है। एक तो वो सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देता है। जब भारत इसके खिलाफ सबूत देता है, सभी देश जानते भी हैं कि ये पाकिस्तान जो है ना, सीमा पार को आतंकवाद को बढ़ावा देता है, पालता है, पोसता है आतंकवादियों को। लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या करेगा, विक्टिम कार्ड खेलेगा कि नहीं, हम बहुत पीड़ित हैं, हम पे जो है आतंकवादी हमला होता है, हम कभी भी आतंकवाद को प्रमोट नहीं कराते हैं। ऐसे ही एकदम अपने आप को भोलापन दिखाने की कोशिश करेगा। क्लियर है? तो सभी जानते हैं पाकिस्तान की दोगला नीति को। यहाँ पर बात करेंगे पर्यावरण में ई कचरे का गहराता संकट। कुल मिलाकर ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। हर एग्जाम में, मेंस में आपको पर्यावरण से जुड़ा हुआ मुद्दा एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर बात किया गया है इलेक्ट्रॉनिक जो कचरा है, यहाँ पर बात किया गया है प्लास्टिक कचरा है, उसका मानव पे, मनुष्य पे और हमारे पर्यावरण पे, हमारे इकोसिस्टम पे क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जो प्रदूषण बढ़ रहा है ना, ये कचरा जो बढ़ रहा है या प्लास्टिक कचरा जो बढ़ रहा है, इसके पीछे का वजह पता है, शहरीकरण। क्या कारण है? शहरीकरण। यहाँ पे लिखा हुआ है अर्बनाइजेशन इसका मेन कारण है। अर्बनाइजेशन में क्या हो रहा है, अत्याधुनिक सामानों का लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, जैसे कि एसी का यूज कर रहे हैं, टीवी का, फोन का, टैबलेट का लोग। दूसरा कारण क्या है, शौक। अभी आपने देखा कि अभी मार्केट में तुरंत जो है नया फोन, अगर नया मॉडल आ जाता ना, तो लोग उसको खरीदने के लिए उतारू हो जाते हैं, जबकि उनके पास वो चीज़ होता है पहले से, लेकिन शौक के कारण खरीदते हैं। और ये जो है ना, जो पुराने जो सामान होते हैं, वो ई-कचरा में तब्दील हो जाता है। 2 कारण हो गया। थर्ड क्या हो गया ना, भारत जो इलेक्ट्रॉनिक जो कचरा होता है ना, वो यूएई से, वो यमन से इम्पोर्ट करता है, तो इससे भी ई-कचरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 3 चीज़ हो गया। और लापरवाही के कारण भी ई-कचरा बढ़ रहा है, 4 हो गया। 5वां कारण क्या हो गया कि जो पुनर्चक्रण करने का जो प्रोसेस है, या जो ई कचरा को प्रबंधन करने का जो मैनेजमेंट है, उसको लेकर लापरवाही, सही से मैकेनिज्म काम नहीं कर रहा है। इस कारण से ई कचरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हमारे मनुष्य पे, हमारे इकोसिस्टम पे कैसा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, अब उसको देखेंगे हम लोग। यहाँ पे यही कुछ लिखा हुआ था, जो अभी हमने बात किया ना, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अभी क्या है कि ये मनुष्य को ऐसे इफ़ेक्ट करता है, जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक है, टीवी हो गया, टैबलेट हो गया, फ़ोन हो गया, उसमें मेटल का यूज़ होता है, और मेटल से जो है ना, ज़हरीली गैसें हमारे एनवायरनमेंट में क्या होता है, निकलते रहता है हमेशा। तो हमारे मनुष्य को, हमारे इंसान को वो इफ़ेक्ट करता है। क्लियर है? दूसरा कि जो ज़हरीले जो मेटल होते हैं, उसको पुनर्चक्रण करने के लिए, फिर से यूज़ करने के लिए हम लोग उसको प्यूरीफाई से गुज़ारते हैं। उसको अम्ल से, जो एसिड होता है, उससे साफ़ करते हैं। और वो जो एसिड होता है ना, वो जल में, मृदा में, मिट्टी में बह जाता है, तो हमारे इकोसिस्टम को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। जितना मैं आपको सरल लैंग्वेज में या भाषा में आपको समझा रहा हूँ ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। आपको बता दें
ई कचरा प्रोडक्शन में भारत जो है ना 3rd नंबर पे आता है। फर्स्ट में अमेरिका, सेकंड में चाइना, थर्ड में भारत आता है। आपको बता दें 1991 का अगर डाटा देखें तो पर व्यक्ति जो है ना 1 किलो प्लास्टिक कचरा निकालता था हर वर्ष, अब 15 किलो हो गया, ये भी आप ध्यान रखेंगे। कौन-कौन सा मेटल होता है जो इलेक्ट्रॉनिक में यूज़ होता है? सोना, गोल्ड जिसको बोलते हैं, निकल, एल्युमिनियम, टंगस्टन, प्लैटिनम, चांदी, लिथियम, कोबाल्ट आदि। और ये सब जो है ना जहरीले होते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे अपराधी व खौफ, शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है, जैसे बिहार में भी आपने देखा, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जिसको कानून व्यवस्था बोलते हैं हिंदी में, बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। अभी आपने देखा कि शहर का जो मेन सेंटर है, जहाँ पे पॉश इलाका है, वहाँ पे लोगों का हत्या कर दिया जा रहा है घर में घुस के। आप वहाँ पे समझ सकते हैं, वहाँ से 100 मीटर में ही पुलिस थाना है। तो अपराधियों का ऐसा मनोबल कैसे बढ़ रहा है? इसके पीछे कारण दिया गया है। कारण क्या है? जो कमज़ोर कानून व्यवस्था, कानून तो बनाए गए हैं, लेकिन उसको सही तरीके से लागू नहीं किया गया है। जो उसको लागू करने वाली एजेंसी है, जैसे पुलिस है, उनकी निष्क्रियता पे मतलब वो अच्छे तरीके से निष्क्रिय नहीं रहते हैं, लापरवाही बरतते हैं। तो हो गया। थर्ड क्या है कि जो आपराधिक जो जाँच होता है, उसका रिपोर्ट आने में काफ़ी समय लग जाता है। तो अपराधियों को लगता है कि चलो ना, अगर हम पकड़ा भी जाएँगे तो क्या होगा? मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल 2 साल जेल में रखेगा, बाद में सबूत नहीं मिलेगा तो हमको छोड़ देगा। तो इस तरह का मनोबल जो है उनके अंदर बैठ जाता है। ये जो बाहुबली लोग होते हैं, कि हमारे पास तो पैसा है, हम सिस्टम को खरीद सकते हैं। इस तरह की मानसिकता वहाँ पर देखने को मिलता है। तो इन्हीं वजह से अपराध जो है ना वहाँ पे फलता है, फूलता है। ध्यान रखिएगा। बिहार का एग्ज़ाम अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो ये आर्टिकल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसको जो लिखते हैं ना यहाँ पे, ये लोग पीएचडी वाले स्कॉलर लोग होते हैं, रिसर्चर लोग होते हैं। ये लोग अपना सालों-सालों का जो रिसर्च करते हैं, उसके बाद ये कन्क्लूज़न लिखते हैं और हमें जो है मिनटों में ये चीज़ मिल जा रहा है। तो इस सब चीज़ को क्यों छोड़ें हम? आप समझ रहे हैं ना? फिर देख लीजिए यहाँ पे आभासी दुनिया। यहाँ पर बात किया गया है सोशल मीडिया के बारे में। यहाँ पर बात किया गया है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के बारे में। यहाँ पर बात किया गया है बच्चों और बुजुर्गों के बारे में। किस प्रकार जो सोशल मीडिया का जो लत है ना, वो बुजुर्ग और बच्चों को किस तरह घेर के रख रहा है। लोग अपना जो कीमती समय है, वो बेवज़ह इंटरनेट पे, बेवज़ह सोशल मीडिया पे खराब कर रहे हैं। इससे उन क्या होगा, जो मानसिकता है, उनको उनकी मानसिकता अवसाद की तरफ ले जाएगा। उनके अंदर जो क्रिएटिविटी है, रचनात्मक कार्य करने की जो क्षमता है, वो इफ़ेक्ट करेगा। उनके अंदर जो फिज़िकल एक्टिविटी है, जो हेल्थ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, वो सब बाधित हो रहा है। ये सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अक्सर आपसे पूछेगा कि हमारे टेक्नोलॉजी जो है ना, दो धारी तलवार है, तो इससे आप क्या समझते हैं? प्रकाश डालें। तो दो धारी तलवार कहने का मतलब उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू पे बात करना है। तो आपको पता है ना, इंटरनेट, सोशल मीडिया हमें इन्फॉर्मेशन तक तो पहुँचा दे रहा है। हमें इन्फॉर्मेशन या नॉलेज को शेयर करने के लिए तो बना दे रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बेवज़ह अगर आप ज़्यादा समय उसपे बर्बाद करोगे ना, तो वो सही नहीं है। यही चीज़ हमें वहाँ से मैसेज मिल रहा है। और मेंस में क्वेश्चन ऐसा ही पूछता है, आप देखोगे तो। फिर यहाँ पे बात किया गया नशे को लेकर। देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर उसको विकास की रफ्तार पकड़ना है, तो वहाँ की जो जनता है, जो नागरिक है, उनको स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो स्वस्थ होंगे, तो उनके प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, काम को अच्छे से करेंगे और हमारा इकोनॉमी बूस्ट करेगा। लेकिन अगर हमारा पॉपुलेशन, हमारी आबादी नशे से ग्रसित है, तो फिर हमारी प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ता है। उससे हमारा इकोनॉमिक जो है ना, हमारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। यही कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे लोकतंत्र में लेकर। देखिए, लोकतंत्र जो है ना हमारा, आपको पता है डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारा देश और कई ऐसे देश जो है लोकतंत्र की सिद्धांत को फॉलो करते हैं। बहुत अच्छी बात है। देखिए, लोकतंत्र में सबसे मजबूत चीज़ पता है क्या है? वोट, वोट करने का अधिकार। एक व्यक्ति, एक वोट। लेकिन अभी हाल ही में जो इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने अपने जो वोटर लिस्ट है ना, उसको अपडेट कर रहे हैं। जैसे कि बहुत लोग जो होंगे उसमें जो नाम होगा, वो लोग मर गए होंगे, मतलब उनका मृत्यु हो गया होगा। तो वो नाम वहाँ पर बेकार ही है फिर, वो वोट तो नहीं करेंगे। तो उसको अपडेट करने के लिए या उनको नाम को हटाने के लिए अपडेट किया था। दूसरा कारण क्या है कि नए-नए युवा वर्ग जो 18 साल हो गए, 18 प्लस हो गए, उनका नाम ऐड किया जाएगा, तो फिर भी अपडेट करना होगा। थर्ड क्या होता है? फर्जी। कई लोगों का नाम 2-3 कंस्टिट्यूएंसी में देखने को मिलेगा। इससे क्या होता है, वोटर जो है ना, लिस्ट ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा हुआ दिखता है। अभी आपने देखा होगा, यहाँ पे बात किया गया है कि 2024 में जो पंजीकृत जो मतदाता है 96.8 करोड़ हैं। लेकिन साथ में ये भी बात किया गया है कि ल लगभग इसमें 3.5 करोड़ ऐसे नाम हैं, जिनका एक से अधिक जगह पे नाम देखा गया, फर्जी नाम है। तो उसी को अपडेट करने के लिए जो है ना, हमारे इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है यहाँ पे रिव्यू किया जा रहा है वोटर लिस्ट को, ध्यान रखिएगा। तो आपको बता दें, जो वोटर लिस्ट है उसको सशक्त करने के लिए हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करना होगा, हमें बायोमेट्रिक मेथड का यूज़ करना होगा, हमें जो
त्रिस्तरीय जो संरचना है ग्रामीण स्तर पे, उससे गुज़ारना होगा। तो इससे क्या होगा, एक असली जो है ना वोटर लिस्ट बन पाएगा, जो जेन्युइन होंगे और उनका जो अधिकार है, वो सुरक्षित हो पाएगा। आपको पता है अभी हड़ताल चला था कल, ठीक है? बहुत सारे ग्रुप ने यहाँ पे हड़ताल को यहाँ पे भारत बंद का आह्वान किया था। तो जब ये आर्टिकल पढ़िएगा ना, तो केंद्र सरकार की जो श्रम नीति है, जो लेबर पॉलिसी है, उसको लेकर यहाँ पे विरोध देखने को मिला। जब पूरा आर्टिकल पढ़िएगा तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? आइए देखते हैं। अभी जो है ना 4 श्रम संहिता लेबर को लेकर, ठीक है? केंद्र सरकार ने ये पहल किया था। उसको लेकर यहाँ पे ठेकेदारी जो प्रथा है उसको खत्म करने की बात की जा रही है। जो सार्वजनिक उपकरणों का जो निजीकरण है, उसको लेकर खत्म करने की बात की जा रही है। जो न्यूनतम मजदूरी है, उसको 26,000 करने की मांग की जा रही है। स्वामीनाथन आयोग बस यही से क्वेश्चन पूछता है। आपको पता है ना स्वामीनाथन आयोग कौन है? एमएसपी जो अभी आप देख रहे हैं, जिसको 1964 से लागू किया गया था, वो इन्हीं की सिफारिश पे लागू किया गया है। और अभी वर्तमान किसान डिमांड कर रहे हैं ना कि C2+50 जो फॉर्मूला है उस पे बेस्ड हो। और आपको बता दें 22 फसलों पे एमएसपी लॉन्च किया जाता है। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये देखिए हमारी जो सीडीएस है, क्या नाम है उनका? अनिल चौहान। ये पाला फैक्ट पूछ लेता है एग्जाम में। सीडीएस है। उन्होंने बात किया है कि पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश, ये तीनों का जो मिलीभगत है ना, वो भारत का जो नेशनल सिक्योरिटी है, उसके लिए थ्रेट है। क्या बात किया गया है? जो हिंद महासागर जो देश है, हिंद महासागर से सटे हुए जो देश है, वहाँ की अगर आर्थिक स्थिति गड़बड़ाती है, कमजोर होती है, तो वहाँ पे बाहरी जो शक्तियाँ है ना, वो डोमिनेट करने लगती है और ये भारत के लिए सही नहीं है। यहाँ पर बात किया गया है कि पाकिस्तान में जो 70 से 80% जो डिफेंस सिस्टम है या इक्विपमेंट है, वो जो है ना बाहरी ताकतों से दिया गया है। यहाँ पर बात किया जा रहा है चाइना के लिए, ठीक है? तो ये तीनों का जो मिली-भगत है, जो ट्रायंगल है पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश का, वो भारत के लिए सही नहीं है। यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर, यहाँ पे बात किया गया है कि बांग्लादेश में जो अपदस्थ प्रधानमंत्री वाला जो घटना है, उसके कारण जो है बांग्लादेश और भारत के बीच में खटास देखने को मिला। ऑपरेशन सिंदूर से यहाँ पे जो है पाकिस्तान और भारत के बीच में जो तनाव देखने को मिला, ये सब चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अभी बात करेंगे, आपने देखा होगा एक प्राइवेट कंपनी होता है, एक होता है पब्लिक सेक्टर कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनी में सबसे अधिक जो है ना रेवेन्यू वाला जो कंपनी हो गया या व्यापार वाला कंपनी हो गया, उसका नाम है एनवीडिया। ये अमेरिका कंपनी है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमारे प्रधानमंत्री जी, ये है हमारे फॉरेन मिनिस्टर और ये है नाम्बिया के प्रमुख राष्ट्रपति। इन्होंने भारत को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सौंपा है। ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ग्लोबल साउथ के बारे में बात किया गया है। यहाँ पे नाम्बिया और भारत के रिलेशन के बारे में बात किया गया है। यहाँ पे अफ्रीका जो यूनियन है और भारत है, उसके संबंधों के बारे में बात किया गया। ध्यान रखिएगा, ठीक है? उसके बाद ये हमारा मेंस का कोर्स चल रहा है। आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं, अभी हमको पता है कि आप लोग जो है पीटी पे फोकस्ड हैं, अच्छे से रखिए वहाँ पे। लेकिन न्यूज़पेपर में जो है ना बहुत सारे फैक्ट जो है ना आपकी एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग कंटिन्यू बने रखिएगा, है ना? ये इज़राइल के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है, किन-किन देश के साथ सीमा साझा करता है? कच्चा तीबू जो अभी है आइलैंड चल रहा है न्यूज़ में, भारत और श्रीलंका के बीच में। ये नॉर्थ, ये क्या बोलते हैं इसको? नीलगिरी पहाड़, इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ है उसके बारे में पूछ लेता है। ये तमाम फैक्ट को हमने डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। देखिए कमेंट में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना कि क्या कमेंट करना है, तो वहाँ पे कंप्लीटेड लिख दीजिए, वहाँ पे वॉच वीडियो लिख दीजिए, ठीक है? कुछ भी लिखिए वहाँ पे। अगर वर्ड नहीं मिलता है तो आप हमसे सजेस्ट लीजिए, हम आपको बताएँगे क्या लिखना है। लेकिन आप लोग कमेंट कीजिए। ऐसा नहीं सिर्फ देखना है, समझना है, सीखना है और चले जाना है। क्योंकि आपका फीडबैक हमें मिलना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हमारा चैनल लोगों तक पहुँच नहीं पाएगा। आप समझ रहे हैं ना? तो इसको ध्यान में रखते हुए अपना जो है ज़िम्मेदारी वाला रवैया को अपनाइएगा। हम बार-बार अपील करते हैं और बार-बार करेंगे, आपको करना ही पड़ेगा। धन्यवाद।